गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी स्टेट PSC एग्ज़ाम के पेपर सेकंड की सीरीज, या यूं कहें जो CSET का आपका सेक्शन होता है उसके अंदर पूछे गए मैथ्स के या क्वांट सेक्शन के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। दो सेट हमने डिस्कस कर लिए हैं और दोनों के दोनों सेट में हमने डिस्कस किया था MPPSC के अंदर रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चंस। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं UPPSC के अंदर रिसेंट में पूछा गया CSET या फिर पेपर सेकंड का प्रीलिम्स का पार्ट। मैथ्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे उसके अंदर, और पूरा ये प्रयास रहेगा कि कैसे आप कॉमन सेंस लगा करके इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। इन क्लासेस के लिंक और PDF के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का चैनल है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप पर। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल मैसेज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं आज का अपना। देखो इसने क्या कहा, लैंग्वेज को, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको तुरंत के तुरंत आप रीड किया करें और प्रयास किया करें कि आप उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। देखो 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए। 17 आपके पास कैंडिडेट्स हैं, किसी एग्ज़ाम के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए हैं उनके प्राप्तांक 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 6 हैं। सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की माध्यिका क्या है? आपको यहाँ पर मीडियन निकालनी है सबकी। देखना जरा, इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, मीन ऑफ द स्कोर्स नहीं है, वहां पर मीडियन ऑफ द स्कोर्स आपको लिखना है। तीन चीजें होती हैं आपके पास। एक आपका होता है मीन, मीन जिसे हम हिंदी में कहते हैं माध्य। दूसरा आपके पास होता है मीडियन। इसकी थ्योरी मैं यहीं कवर करवा देता हूं आपको कि इसकी थ्योरी का कितना पार्ट है माध्य का। एक आपके पास होता है मोड। मोड के सवाल इस पेपर के अंदर पूछे गए थे। ये आपका होता है बहुलक। एक एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा बात को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, 3, 3, 4, 5, 8, ये हमें डेटा दे रखा है। अब यहाँ पर हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई इस डेटा के, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, 8 यहाँ पर डाल देते हैं एक बार के लिए ताकि अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजी हो जाए। देखो जो आपका मीन होता है, जब भी किसी भी एग्जाम में मीन पूछा जाता है, इसका सीधा सा मतलब होता है ये एवरेज या फिर औसत की बात कर रहा है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको मीन की नीड होती तो आप क्या कहते कि सबको जोड़ दो। 8, 6, 14, 4, 18, 5, 23, नंबर कितने आपके पास? 5। एवरेज निकालोगे तो 4 बार डिवीजन और 6 बार डिवीजन। तो अगर आपको कहे कि इसका मीन क्या होगा तो आप तुरंत के तुरंत क्या निकालेंगे? एवरेज निकाल देंगे। इसके बाद अगली बात आती है आपकी मीडियन, कि मीडियन या माध्यिका क्या होती है? तो ये आपका होता है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या होता है कि ये जो भी डेटा आपको दे रखा है इसको आप क्या करें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करें। अरेंज करेंगे तो सबसे पहले, जैसे मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करता हूं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सबसे छोटा नंबर 3, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 8। पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या हुआ? पोजीशन के हिसाब से जो मिड के अंदर नंबर आएगा आपके पास उसे हम कहेंगे पोजिशनल एवरेज। कितने नंबर हैं भाई? 5 हैं। 2 नंबर इधर छोड़ दिए आपने, 2 नंबर इधर छोड़ दिए, तो ये आपका हो गया पोजिशनल एवरेज, और इसी को कहा जाता है मीडियन या फिर माध्यिका। एक मन में सवाल आ सकता है कि सर अगर डेटा ऐसा होता, मान लो 6 दिए होते, यहाँ पर ऐसा ही डेटा होता 3, 3, 4, 5, 8 और 10, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते? देखो 6 लोगों की अगर आपको डेटा दे रखी है, मीन निकालना तो नॉर्मल सी बात है, सबका एडिशन कर दो और उसके अंदर 6 का डिवीजन कर दो। मीडियन की अगर आपको नीड है तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उसको अरेंज कर लो। अरेंज कर लिया तो 6 नंबर हैं, तो पोजिशनल एवरेज होता है, इसका मतलब यहाँ और यहाँ 3, 3 उधर हो गए, तो निकालें क्या? तो जो 10 जस्ट पास के नंबर होते हैं, 4 है, 5 है, उनको दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो यहाँ पर मीडियन आपकी ये होती। यहाँ पास में अगर 7 होता तो 7 और 4 11 करते, अपॉन में 2 करते तो 5.5 आ जाता। चलो
मोड क्या होता है फिर? मोड वो होता है, अगर टेक्निकली हम लोग कहें तो मोड आपका वो नंबर होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी, जिसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी आवर्ती या फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा। आसान भाषा में कहें तो मोड का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। हिंदी के बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि ऐसा नंबर जिसका लक सबसे ज़्यादा या लक बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा लक है इसका मतलब वो नंबर बार बार आएगा, वो नंबर आपका मोड होता है, ना कि वो नंबर कितनी बार आया है, इस बात को मोड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखोगे, एक बार एक बार एक बार, 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 बार आया है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो मोड होगा वो क्या होगा? 3। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो ये मान लेते हैं कि जो नंबर जितनी बार आता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड होता है। ये तो नॉर्मल थिंकिंग है, 3 सबसे ज़्यादा। कई बच्चे क्या कर लेते हैं, 3 2 बार आया तो मोड 2 बताना होता है, ऐसा नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मीन, मीडियन और मोड। आपकी एग्ज़ाम्स जो होती हैं पीएससी एग्ज़ाम्स, उनके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी चाहिए होता है आपको, और थोड़ा सा आपको थ्योरी का नॉलेज भी होना चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से जितनी थ्योरी मैंने आपको यहाँ कवर करवाई है, पास्ट ईयर के मैंने पेपर देखे, अदर स्टेट्स के भी हम लोग कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर रहे हैं पेपर्स, प्लस में कुछ टाइम के बाद आपको सी सेट के अंदर जितने भी सवाल पूछे गए थे उनका कंपाइलेशन एक साथ मिल जाएगा। तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम ये जान डालने का प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट अगर उसको देखता है तो कॉमन सेंस अपना खुद का डेवलप कर सकता है। मैथ्स के अगर आपके पास पढ़ने के लिए 30 से 40 घंटे का टाइम है तो आप टेलीग्राम का चैनल जो है या इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर दें, वहाँ पर मैं आपको PDF का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उस रेलवे की सीरीज चली थी 90 डेज़ की, उसके अंदर आपको लगभग 40 के अराउंड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। मैथ्स का आपका जो बेसिक है वो शानदार स्ट्रोंग हो जाएगा। क्लियर है? चलो इस सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबकी माध्यिका क्या, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको अरेंज करोगे। तो टोटल मिलाकर के कितने, 17 अभ्यर्थी हैं। तो जब मीडियन निकलेगी तो 8 आपके इधर रह जाएंगे, एक बीच में रह जाएगा स्टूडेंट और 8 इधर रह जाएंगे। अब आपका मन कर रहा होगा कि बाकी स्टूडेंट के तो दे ही नहीं रखे, यहाँ पर 3 3 6 3 3 और 10 लोगों के नंबर दिए हैं, 17 लोग थे, 7 के तो दिए ही नहीं, कैसे बताएंगे? तो एक बात बताओ, जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनके नंबर, मैक्सिमम नंबर कितने, 10। तो 10 नंबर लाने वाला भी स्टूडेंट फेल हो गया, तो इसका मतलब पास होने वालों का स्कोर तो 10 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ आपको कॉमन सेंस काम में लेना था कि सारे 17 नहीं दे रखे तो क्या है, उसने काम की बात कह रखी है कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो फेल हो चुके हैं। इसका मतलब पास होने वाले लोगों के नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर फेल होने वाला स्टूडेंट 10 लाता, उससे भी ज़्यादा होंगे। असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में अरेंज कर दो। तो पहले आपके पास 4 है, फिर 5 है, फिर 2 बार 6। पहले 4 है, फिर 5 है, फिर आपके पास 2 बार उसने 6 दे रखा है। 7 को काउंट करोगे तो 7 भी आपका 2 ही बार है। 8 की अगर आप बात करोगे तो 8 भी आपका 2 बार है। इसके अलावा आपके पास 9 है और आपके पास 10 है। 4 4 8 और 2 10, 10 स्टूडेंट हो गए। आपको टारगेट क्या करना था, 8 को। तो 4 स्टूडेंट ये, 4 स्टूडेंट ये इधर, ठीक है। आगे जितने भी आएंगे वो पास वाले आएंगे, तो इसका मतलब उनके मार्क्स वैसे ही 10 से ऊपर होंगे। तो इसका मतलब 8 स्टूडेंट आपके इधर रह गए, 8 इधर रह गए, 8 इधर रह गए। तो इसका मतलब आपकी जो मीडियन पोजिशनल एवरेज होता है आपकी माध्यिका, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो बस एक छोटा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना था। सवाल ऐसा है कि मान के चलो फ्री के ही नंबर हैं, अगर आपने 5 मिनट भी वो थ्योरी पढ़ रखी है। अगला सवाल ऑब्जर्व करना जरा, आपके सामने सेट थ्योरी का है। सेट थ्योरी को रटने का प्रयास ना करें, सेट थ्योरी को कॉमन सेंस में लाने का प्रयास करें, या मेरा कहने का मतलब है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपके पास, जैसे इसने कहा कि आपके पास 2 समुच्चय या 2 सेट हैं आपके पास, ए और बी। ए में 10 सदस्य हैं, बी में 18 हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 20। ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य होंगे? तो बात को अंडरस्टैंड करना, एक शब्द आता है ए, यू लिखा रहता है, इसको कहा जाता है यूनियन, ठीक है। ए यूनियन बी की वैल्यू इसने दे रखी है 20, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इसने आपको दे रखी है, ए और बी के अंदर कितने हैं, 10। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपसे पूछी है। ए में आपको कहा कि जो टोटल मिलाकर के स्टूडेंट हैं वो आपके पास हैं 10,
और बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, मेंबर्स हैं 18। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है, यहाँ पर इसको आसान भाषा में समझे तो ये बिहेव करता है ऑल की तरह और ये बिहेव करता है आपका कॉमन की तरह। सेट थ्योरी को समझने का सबसे इजी तरीका होता है कि आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू डील करने का प्रयास करें। अदरवाइज तो वो ये फॉर्मूले रटोगे, ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी, और फिर आपका इंटरसेक्शन वाला लॉजिक लगाओगे। कॉमन सेंस लगाते हैं थोड़ा सा। वेन डायग्राम का मतलब दो वेन डायग्राम आपने बनाए जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये जो पहले वाला सर्कल है पूरा का पूरा सर्कल ए को बताता है और ये वाला जो पूरा का पूरा सर्कल है ये बी को बताता है। इन सभी के अंदर जितने भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ए और बी में कॉमन है, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ए में है, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बी में है। इन सब की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू होगी तो इसी को ए यूनियन बी कहा जाता है, ये सारी की सारी वैल्यू। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी आपका ये वाला पार्ट होता है जो दोनों के अंदर कॉमन है, दिख रहा होगा, जो दोनों के अंदर आपका कॉमन होता है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है। चलो इसको फिल करते हैं। फिल करने का सिंपल सा तरीका ये है कि भाई ए यूनियन 20 का मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी है 20, इस पूरे की, ये पार्ट जो सिर्फ ए में है, ये पार्ट जो ए और बी दोनों में है, जो पार्ट आपका बी में है सिर्फ, सबकी वैल्यू 20 दे दी। ए की वैल्यू उसने 10 दी है और बी की वैल्यू आपको 18 दे रखी है। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ए की जो वैल्यू है पूरे के पूरे सर्कल की, ए के पूरे सर्कल को अगर मैं भर दूं तो मैं पाता हूं कि यहां पर मेरी वैल्यू 10 आ जाएगी। इस पूरे सर्कल में कुछ कॉमन है कुछ अकेला है, यहां 10 भरूंगा, पूरे की वैल्यू मिला करके, तीन पार्ट्स की वैल्यू मिला करके 20 है, 10 मैंने यहां फिल कर दिया तो मेरा 10 क्या बचेगा यहां पर। ठीक है। एक कॉमन सेंस और लगाना, बी की जो वैल्यू है सर्कल की 18 है, ये पूरे के पूरे सर्कल की 18 है, इस पूरे सर्कल की वैल्यू 18, 10 मैंने भर दिया तो यहाँ कितना बचेगा 8। बी वाले सर्कल की वैल्यू कितनी बन रही थी आपकी 10, आपने 8 भर दिया है तो 2, या फिर सबकी 20 करनी थी, 10 और 8 18 भर दिया है तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला पार्ट 2। तो यहाँ से क्या आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू नजर नहीं आई, आ गई। तो ऐसे सवालों में देखो फॉर्मूले में समस्या क्या होती है उस बात को समझना। ए इंटरसेक्शन बी को स्टूडेंट कई बार अब कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं, ए प्लस बी करूं या ए यूनियन बी करूं, इस टाइप की कई सारी संभावनाएं हैं। ये सारी की चीज़ें कि प्लस माइनस करूंगा क्या करूंगा, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन पैदा होता है। आप जब सीधे सीधे सेट थ्योरी को रट के जाते हैं तो ये चांस बनता है। तो मैं आपको चाहूँगा कि इस बात को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि यूनियन ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है सभी के सभी लोग जितने भी ग्रुप्स दे रखे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे डील करते तो देखना, सीधे सीधे आप बनाते ये सर्कल ए और बी, सबकी वैल्यू कितनी होती भाई, ए यूनियन बी आपका 20, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप कहते कि भाई ए के अंदर 10 लोग हैं, टोटल 20 हैं, तो यहाँ पर 10 बचेंगे, ये 18 का सर्कल है तो ये 8 आएगा, ये लो, इधर भरना चाहो तो भर दो। तो इतना सा खेल है, कॉमन सेंस अप्लाई करो, बस काम चल जाएगा आसानी से। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है अलजेब्रा सेक्शन से, इसको भी अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। देखो जो बात आपको दे रखी है मैं उसे थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ, y बाई एक्स, राइट साइड में माइनस एक्स बाई वाई, इसको इधर ले आओ, x बाई वाई को इधर ले आओ, बराबर 2। आपसे पूछा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपोन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक तरीका तो ये है कि भैया आपने फॉर्मूले याद रख रखे हैं खूब सारे, पूरे अलजेब्रा के जो 10-12 हैं, डिटेल में आपको पता है कैसे यूज किया जाता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है फॉर्मूलों के लिए तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कुछ ना कुछ अज्यूम करके ट्राई कर सकते हैं। क्या अलजेब्रा का हर सवाल अज्यूम करने से हो जाएगा? नहीं, हर सवाल तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप अज्यूम करना सीख जाएंगे तो मेरा मानना है आपके पेपर में अलजेब्रा से अगर 3-4 सवाल आते हैं तो उनमें एक सवाल ऐसा मिल जाएगा जो आपसे ना हो, बाकी को आप अज्यूम करके डील कर ले जाएंगे। तो अज्यूम करना है मतलब आपको कोई ना कोई वैल्यू माननी पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
अगर आप x और y की ऐसी वैल्यू मानो जिससे दो जस्टिफाई हो जाए, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि x बराबर y लिख दूं? तो y की जगह x लिखोगे, x बाई एक्स वन जस्टिफाई हो गया। तो यही बात आप यहाँ पर रख दो भाई। यही बात जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये एक्स क्यूब है, x गुणा में एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो गया, पूरा का पूरा जुड़ करके 2x क्यूब, नीचे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अगेन 2x क्यूब बन गया, पूरे से कटा तो रिजल्ट क्या आ गया 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तो आप कह सकते थे कि सर x बराबर वाई बराबर 1 में भी तो ये बात बन रही है, बिल्कुल 1 बाई 1 1, 1 बाई 1 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 बाई 2 आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ जाएगा 1। तो ये भी आपकी एक अप्रोच होती है कि इन क्वेश्चंस को इस वे में भी डील किया जा सकता है, और ये हर जगह ही फिर आपकी हेल्प करेगा। पीछे मैंने कहा था कि जो हमने लगभग 3-4 मिनट के अंदर थ्योरी कवर की थी, मीन, मोड और मीडियन, माध्य, बहुलक और माध्यिका। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसने खूब सारा डेटा दे रखा है और आपसे क्या पूछा, इसका बहुलक या फिर मोड। मोड या बहुलक की बात करें तो अभी अभी हमने कहा था मोड या फिर बहुलक की बात करें तो हमने अभी अभी देखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, या फिर आसान भाषा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, वही नंबर आपका क्या कहलाता है, मोड। हिंदी में समझे तो वो मान सकते हैं, वो जैसे कई बच्चे याद करते हैं बहुलक क्या है, जिसका लक सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। चलो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ दिमाग लगाते हैं। जैसे 13 है तो 13 पूरे में ऑब्जर्व किया ऑप्शन ए में, 13 तो एक ही बार है। फिर बी देखा 15 दिखा आपको, पहले ऊपर वाली लाइन में एक भी जगह नहीं, नीचे वाली में एक बार है। फिर आपको दिखा 16 ऊपर वाली लाइन में शुरुआत में 11 के बाद एक बार, फिर 2 बार लगातार है, नीचे एक बार और 2 बार, कुल मिलाकर के 5 बार है। इससे ज़्यादा कोई और नंबर दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज है। 16 आपका रिपीट हुआ है 5 बार, 16 की रिपीट होने की फ्रिक्वेंसी कितनी है 5। 17 भी नहीं लग रहा है, 17 2 बार है। 10 की बात करें ये भी नहीं लग रहा है, 10 भी आपका 3 ही बार है। तो इसका मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो मोड निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसने एक आपको पैटर्न दिया है कि आकृति है, आकृति के अंदर एक नंबर मिसिंग है, उसको फाइंड करना है। ऐसे सवालों में आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि जैसे लेफ्ट टू राइट देखा 4 5, 1 बढ़ गया 6, फिर 2 था 1 बढ़ा 3, फिर 3 से 4 बढ़ना चाहिए था लेकिन 7 हुआ, फिर नीचे 1 से 8 चला गया, फिर 3। तो लेफ्ट टू राइट तो सीधे सीधे कुछ पता नहीं चल रहा है। ऊपर से नीचे देखें तो 4 2 1 है, फिर 5 3 8 है। मल्टीप्लाई करें तो भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो गिने चुने आपके पास चीज़ें इतनी होती हैं, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई या डिवीज़न, और या फिर आपका जो स्क्वायर होता है या फिर आपका क्यूब होता है, ये कम मिलता है आपको, बहुत कम मिलता है। बाकी ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, और इनमें भी मल्टीप्लाई और स्क्वायर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है कि इनको ज़्यादा यूज करने का प्रयास किया जाता है। जो भी आप 10 सीरीज उठाएंगे पास्ट ईयर में पूछी गई तो उनमें आपको इसका यूज ज़्यादा मिलेगा। तो क्या ऐसा दिमाग नहीं लगा सकते, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 21। 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और ये 34 हो गया, इसको ऐड करोगे तो 98। इसका मतलब दो बातें ट्रू हो गई। 6 का स्क्वायर कितना आपका भाई 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर आपका 9, ये पूछा है। इसको 50 बना लिया, 35 जोड़ा 85, 85 के अंदर आपने 9 जोड़ा तो ये कितना रिजल्ट देगा आपका 94, ये करेक्ट हो जाएगा। सीरीज अगर आपकी एग्जाम का पार्ट होती है, हर स्टेट पीएससी में नहीं पूछा जाता, लेकिन सीरीज आपकी एग्जाम का पार्ट हो ही जाती है कि रीजनिंग में पूछ लेता है, तो एटलीस्ट आप 60-70 सीरीज को अटेम्प्ट जरूर करके देखें, डिफरेंट टाइप की। ज़्यादा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बैंक क्लर्क की जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई होती हैं रिसेंट के 1-2 साल के अंदर, आईबीपीएस क्लर्क की कुछ रीजनिंग देख ली, एसबीआई पीओ की देख ली, एसबीआई क्लर्क की देख ली, आरबीआई की देख ली, तो 50-60 या मैक्सिमम 100 सीरीज आप सोल्व करके देखेंगे तो मेरा एक अनुमान है कि आपका शायद ही कोई सवाल इसके अंदर गलत हो,
इतना ही इनका लेवल आता है। आरबीआई ग्रेड बी वगैरह की देखेंगे तो आप खुद शॉक्ड रह जाएंगे, वहां पर उनको सीरीज डिजाइन करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखना क्या कहा, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं, ये आपको करना है। कितनी बार 4 लिखते हैं, कितनी बार 2 लिखते हैं। तो देखना आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 इस हिसाब से 10 तक। तो 3 को आपने एक बार लिखा, फिर अगली लाइन आपकी 11 होगी, 12 होगी, फिर 13 लिखोगे, यहाँ का कहाँ तक आएगी 20 तक। फिर 20 आ गया तो 21 22 फिर 23 में लिखोगे 3, लिखा जा रहा है। फिर अगली लाइन यहाँ पर कितना आ गया 30, 30 में भी आपने लिखा। फिर आप आगे देखोगे 31 32 33 34, ये तो 40 तक है, 39 में भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखना जरा, ये तो आपने 1 से लेकर 9 तक लिख दिया 9 बार, एक आपके पास ये एक्स्ट्रा है। अगली लाइन में फिर से एक आपका 43 में आ जाएगा, फिर 53 में आ जाएगा, 63 में आ जाएगा, ऐसा चलता रहता है। एक तरीका तो ये है कि एग्जाम में आपके पास टाइम होता है, बिल्कुल आप कॉमन सेंस लगा करके इसको काउंट कर लें, कोई समस्या नहीं है। हर लाइन के अंदर तीसरा नंबर तो आपका एक 3 देगा ही देगा। तो टोटल मिला करके 10 लाइन होगी, तो 10 बार आपके पास 3 आने ही है। ठीक है, 30 पर एक एक्स्ट्रा 3 आपको यहाँ मिलेगा। इस लाइन में ये 33 का 3, 43 का 3, 53 का 3 और लास्ट में 93 का 3। ये तो मैंने सीधे सीधे 10 काउंट कर लिए। 1 2 से लेकर 9 तक नंबर ये हैं, तो 9 आपके ये हो जाते हैं, 30 पर ख़त्म होता है। तो कुल मिला करके ये आपके पास हो जाते हैं 10। 10 और 10 आपके हो गए 20। ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक, आपको ठीक लगे तो एग्जाम के अंदर क्या टाइम रहता है, तो थोड़ा सा तसल्ली से आप कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक कॉमन सेंस ऐसे भी लगा सकते हो कि अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करें कहाँ से 0 0 0 1 0 2 0 3 और यहाँ से लेकर के 0 9 तक, फिर अगेन आप क्या लिखते हो 1 0 1 1 1 2, आगे जाओगे तो ये 1 9 तक, ऐसे ही आप 2 1 2 2 2 9 तक, ऐसे ही आप 3 1 से लेकर 3 9 तक, ऐसे ही आप लिखोगे 9 1 से लेकर 9 9 तक। इसमें आप ऑब्जर्व करना जरा कितने क्या लिखे हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग के अंदर क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 0 0, फिर 0 1 0 2, ऐसे ही 1 0 1 1 1 2, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, ऐसे चलता गया। तो 0 से लेकर 9 तक मैंने लिखा, 10 लाइन ये है, और 0 से 9 तक मैं खींच करके ले जा रहा हूँ, इसका मतलब 10 ही है। कुल मिलाकर के आपके पास कितनी है, 100 डिजिट है। 100 डिजिट बनी है 99 तक। ठीक है, समझ लेना तसल्ली से, अच्छा लगे तो ठीक है, वरना वो तरीका तो है ही अपना जिंदाबाद। अब 100 डिजिट के अंदर हर एक को मैंने क्या बनाया है, 100 नंबर बने हैं, हर एक नंबर मेरा 2 डिजिट से बना हुआ है। देख लो सारे के सारे, इसीलिए जानबूझकर 0 0 लगाया। तो हर एक नंबर के पास 2 डिजिट है, तो कुल मिलाकर के आपके पास आपने जो काम में ली है वो डिजिट कितनी है, 200। कहाँ से, 00 से 999 तक। अब पैटर्न को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे कि 0 के साथ 9 तक कॉम्बिनेशन, 1 के साथ 0 से 9 तक कॉम्बिनेशन, 2 के साथ 1 से 9 तक के, सॉरी 0 0 करना, ये आपका 9 0 से लेकर, ठीक है, ये आपके इस टाइप से कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जितनी बार इन सब के अंदर जितनी बार 0 कोई काम में लिया, उतनी बार 1 को, उतनी बार 2 को, उतनी बार 3 को, उतनी बार 9 को, ऐसे ही चला है। 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक हैं, तो इसका मतलब 10 अंकों को आपने 200 बार यूज किया, तो हर एक अंक को आपने कितनी बार यूज किया है, 20 बार। अब ये एक बार देखो, अगर आपने इसके ऊपर टाइम दे दिया है तो एग्जाम हॉल में आपको ये सब लिखने की नीड नहीं है। आपके ये बात तुरंत की तुरंत क्लिक हो जाएगी कि अगर आप काउंटिंग दो डिजिट की रखते हैं, और अगर आप स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को कहाँ से, 00 से 99 तक, तो आप कुल मिलाकर के 100 नंबर बना लेते हैं। उसमें हर एक नंबर के पास 2 डिजिट होती हैं, 200 डिजिट होती हैं। अगर आपसे कोई कहता कि भाई इनके अंदर 3 कितनी बार काम में लिया, तो 10 का भाग दे दो, 10 टाइप की डिजिट है। कोई कहता 4 कितनी बार लिया, तो भी 20 बार। कोई कहता 5 कितनी बार, तो भी 20 लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि भाई 0 कितनी बार काम में लिया आपने, 1 से लेकर 99 तक, तो शुरुआत के 2 0, 20 तो आने ही चाहिए थे आपके। या फिर दूसरी तरफ का कॉमन सेंस लगाओ,
10 के आगे भी है, 20 के आगे भी है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो 10 से लेकर 90 तक आपने 9 जीरो काम में लिए। 100 तक कितने काम में लिए? 9 तो आ ही गए, इसमें 2 और ऐड कर दो 11। तो ये कुछ ऐसी अप्रोच होती है, इनको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बस एक बार अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई उसके बाद आपका काम बड़ा ही आसान हो जाता है। यूपीपीएससी के अंदर पूछा गया एक सवाल, देखना ये वाला भी सीरीज पर ही बेस्ड सवाल है। इसने क्या कहा कि सही विकल्प से इस सीरीज को कंप्लीट करना है। 3, 2, 6, 8, 18 और 40 क्वेश्चन मार्क। देखो कोई भी सीरीज आप देखते हैं तो सबसे पहले आप दिमाग लगाते हैं डिफरेंस के ऊपर, या तो सीधे सीधे ही पकड़ में आ जाए या कोई डिफरेंस हो। अगर हम लोग, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1 कम किया है, फिर आपने 4 बढ़ा दिया, फिर आपने 2 बढ़ा दिया, फिर आपने 10 बढ़ा दिया, फिर आपने 22 बढ़ा दिया। कोई रिलेशन मिल रहा है इन नंबर का कि इससे इसके अंदर गए, इससे इसमें गए, ना तो मल्टीप्लाई है, ना कोई स्क्वायर है, ना कोई क्यूब है। तो जैसे ही अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाते हैं कि कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, डिफरेंस काम नहीं कर रहा है। डिफरेंस काम नहीं करता है तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो कोई डिफरेंट टाइप का ही पैटर्न काम में ले लिया है, या फिर 2 सीरीज़ का इन्वॉल्वमेंट कर दिया है, और दोनों सीरीज कैसी हों, स्क्वायर में या क्यूब में या मल्टीप्लाई में चल रही होती हैं। ये जब आप सीरीज की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें निकल के आती हैं कि ऐसा कब होता है, ऐसा कब नहीं होता है। तो आप तुरंत के तुरंत कई सारी चीज़ों को डिफरेंस देख करके एलिमिनेट कर दे जाते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है तो फिर भी आप एटलीस्ट जो पास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको तो एक बार देखें। जस्ट सोल्व करना अपना पर्पज़ नहीं है, अपना पर्पज़ ये है कि आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया होगा या आया है तो आप उसे कैसे डील करेंगे। कोई खास नॉलेज नहीं आपको, आपने सीरीज के 100 सवाल भी नहीं लगा रखे हैं, तो इसका मतलब आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। सीधे मल्टीप्लाई का कोई लॉजिक बना, 3 से 2 चला गया, नहीं बन रहा है। 2 से ये 3 गुना, इसका भी नहीं बन रहा, आपस में नहीं बन रहा है। तो फिर एक चांस बनता है डबल डबल की सीरीज हो सकती है। जैसे 3 से 6 चले गए, 6 से 18, 2 से 8, 8 से 40। तो देखना 3 से 6 पर जाते हो डबल, और 6 से 18 पर जाते हो 3 गुना, और 2 से 8 पर जाते हो 4 गुना, 8 से 40 पर जाते हो 5 गुना। तो ये डबल हो रहा है, फिर ट्रिपल हो रहा है, तो अगला नंबर क्या होगा इसका 4 टाइम। तो 18 4 कितना आ जाएगा भाई आपका 72, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो इस सीरीज को देखने का आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आप कंटिन्यूस कई सारी नई चीज़ों को सीखेंगे जो बुक्स के अंदर नहीं सीख सकते। बुक्स में जस्ट आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, एक ट्रेडिशनल सॉल्यूशन होता है, और ये जो पीएससी सीएससी सेट का सेक्शन होता है और स्पेशली यूपीएससी का जो सी सेट का सेक्शन है उसमें एक बेसिक नॉलेज के बाद आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना आना चाहिए कि आप सही तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर ले जाएं। अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर मामला आसान है। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है। शॉपकीपर क्या करता है, कोई आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है उसको 20% बढ़ा करके मार्क कर देता है। फिर कह रहा है वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, मार्क प्राइस पर उसने कुछ डिस्काउंट दिया और 8% लाभ कमाता है। इसका मतलब उसे 8% का गेन या प्रॉफिट हुआ। छूट की दर है, डिस्काउंट परसेंट। ईजी भाषा में देखना जरा, उस आदमी ने क्या किया, 100 रुपये में आर्टिकल को खरीदा, ये मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस। इस आर्टिकल पर 20% बढ़ाकर लिख दिया, तो इसका मतलब 120 रुपये लिख दिए, तो ये इसकी क्या हो गई, मार्क प्राइस लिख दिया। आर्टिकल पर लाभ कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 8% का। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं भाई जो आर्टिकल 100 रुपये में खरीदा गया है उसे 108 रुपये में बेचा गया होगा। ये क्या है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, डिस्काउंट निकालना है। 120 रुपये लिखे हुए थे, 108 में बेच दिया, डिस्काउंट कितने का, 12 का। डिस्काउंट परसेंट निकालना है, 12 रुपये की छूट दे दी 120 पर, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाई 100। ये इससे कट गया, 12 से 12 कट गया, तो रिजल्ट कितना आ गया आपका 10%। ये इतना इजी क्वेश्चन था कि आप इसे वर्बली कर सकते हैं। कैसे, 100 रुपये का आर्टिकल खरीदा, मार्क प्राइस 120 लिख दी, 108 में बेचा, 12 का डिस्काउंट 120 के ऊपर, तो 12/120 10वां पार्ट है, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट आपका दे देगा 10%।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसने क्या कहा आपसे। इसने कहा कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। एक काम की बात यहां पर लिखना, प्रूफ तो मैं आपको नहीं करके बताऊंगा, यहां पर प्रूफ थोड़ा सा लंबा है। जब भी कभी आपके पास रोम्बस होता है, रोम्बस या समचतुर्भुज से सवाल पूछने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं और ये इजी पार्ट होता है। हमेशा ध्यान रखना, रोम्बस के अंदर एक बात आपको पता होगी कि चारों की चारों जो साइड हैं वो आपकी इक्वल होती हैं। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। इसके अलावा इसका जो डायगनल्स होते हैं, दोनों की लेंथ इक्वल होती नहीं है क्योंकि डायग्राम में नहीं दिखती है। इसका जो डायगनल है, दोनों के दोनों डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा ये मेरा रोम्बस ए बी सी डी है, ठीक है। डायगनल ए सी और बी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे, तो इसका मतलब ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों एंगल 90 बन जाएंगे। ए सी को अगर हम लोग कहते हैं कि डायगनल 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ओ तक की दूरी डायगनल 1/2 और ये भी डायगनल 1/2 होगी। ऐसे ही हम कहें कि बी डी की जो वैल्यू है वो डायगनल 2 है, D2 है, ये पूरी D2 है, तो ये दूरी इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी D2/2 एंड ये वाली भी आपकी D2/2 हो जाएगी। एक्चुअल में आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ भी ना ध्यान रखें तो ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखें। कौन से वाला, राइट एंगल ट्राइंगल का, बस कि यहाँ पर डायगनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करते हैं, बस इसी का सारा खेल है। कोई फॉर्मूला मत ध्यान रखो, एरिया पूछेगा निकाल लोगे और कोई बात पूछेगा सारी निकाल लोगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रोम्बस है, रोम्बस के दोनों डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। कुछ भी दे दे वो आपको, पेरीमीटर पूछ ले, सेमी पेरीमीटर पूछ ले, डायगनल की लेंथ पूछ ले, एरिया पूछ ले, हर सवाल का जवाब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो इसको मैं हटा देता हूँ कि रोम्बस आपको उसने दिया, रोम्बस की थ्योरी आपकी क्लियर है कि रोम्बस में जो कॉन्सेप्ट है वो काम किसका करेगा, वो आपका काम करेगा 90 डिग्री वाला। आपने इस रोम्बस का बना लिया डायग्राम, और डायग्राम बना लिया आपने, इसके अंदर बना लिए डायगनल्स। डायगनल्स एक दूसरे को 90 पर कट करेंगे, दो इक्वल पार्ट में भी कट करेंगे। तो देखना जरा, एक 32 है एक 24 है, ये 32 लेता हूँ तो ये कितना आएगा 16 और ये भी कितना आ जाएगा 16। फिर देखना ये 24 है तो इसकी वजह से ये 12 आ जाएगा और इसकी वजह से ये 12 निकल के आएगा। एंगल 90 डिग्री आपका ये भी है, साइड चारों की चारों इक्वल हैं। अब देखो 12 और 16 की वजह से ये लेंथ 20 बनती है। तरीके क्या है, तरीका एक तो ये है भाई 90 के सामने हाइपोटेनस या फिर कर्ण होता है। 16 का स्क्वायर कर दो 256, 12 का स्क्वायर 144, ऐड किया 400, उसका अंडर रूट करोगे 20 आ जाएगा। एक आपने ये पढ़ा होगा ट्रिपलेट, कौन सा, बड़ा ही कॉमन सा ट्रिपलेट है, 3, 4 और 5 समकोण त्रिभुज बनाता है। अगर मैं इसकी तीनों ही साइड को 4 से गुणा कर दूं तो ये साइड 4 से गुणा होकर 12 बनेगी, ये 16 बनेगी और उस केस में ये 20 बनेगी। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो इन दोनों का एक बार रेशियो जरूर लेके देखें। 4 से काटोगे तो 3:4, इसका मतलब ये साइड 5 आएगी। 3 12 को बताता है, 4 से गुणा किया तो 5 को भी 4 से करोगे तो 20 आ जाएगा। 20 साइड आ गई, इसका मतलब सारी की सारी साइड्स आपकी 20 20 20 हो गई। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि पेरीमीटर जो निकल के आएगी वो कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर। आपके मन में सवाल आया होगा कि इसी से हम लोग एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो देखना, अगर आपसे वो कहता कि इसका एरिया, वैसे तो एरिया लिखा जाता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई 2। मैं आपके ऊपर फॉर्मूले का बर्डन नहीं बढ़ा रहा, मैं सीधे ये कह रहा हूँ कि भाई इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, कितना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू में हाइट लिखा। ये ट्राइंगल ये चारों एक जैसे होंगे तो इसको क्या कर दो, 4 से गुणा कर दो। जैसे ही आप गुणा करोगे तो यहाँ से देखना ये 2 आ गया, 16 गुणा में 2 32, गुणा में आपका 12, 12 2 24, 36 37 38, ये लो आपका ये निकल के आ गया। ऐसे ही कई बार क्या होता है, जैसे साइड दे दी आपको, एक मिनट देखना जरा, साउंड का इश्यू तो नहीं आ गया। देखो ऐसे ये 20 दे देता, ये 16 दे देता तो आप 12 निकाल लेते। दूसरा डायगोनल कितना होता, 12 + 12 24 हो जाता। तो सिर्फ आपको रोम्बस के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, उसी से काम चल जाएगा।
अगले क्वेश्चन को रीड करना। इस सवाल को ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा शायद ये सवाल बोनस में गया होगा, क्योंकि इसका पूछने का कोई खास ऑथेंटिक तरीका है नहीं। दो चर या वेरिएबल y और x निम्नलिखित प्रकार से संबंधित हैं कि y बराबर, इसने क्या कह रखा है कि y बराबर 5x + 4 ये दिया है। फिर कहा कि x का समांतर माध्य। अब इसका कोई लॉजिक नहीं बना कि x का समांतर माध्य जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा, कहीं कोई हिंट नहीं दे रखा है। ठीक है, तो मेरा एक अनुमान है कि ये एक अधूरे टाइप का सवाल है। जानबूझ करके इसका सॉल्यूशन बनाना भी चाहेंगे तो क्या करेंगे, x की जगह 10 रखेंगे, तो उस केस में x की वैल्यू 10 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 10 + 4, 50 + 4 कितनी हो जाएगी, 54। ये उस केस में हम लोग आंसर मान लेंगे। लॉजिकल नहीं लगा, सीधे सीधे इसको ये कहना चाहिए था अगर x का मान 10 है तो y का मान क्या होगा। समांतर माध्य का जबरदस्ती एक कॉन्सेप्ट घसीट कर लाया गया है, तो जो भी है चलो, फिर भी आंसर इसी हिसाब से निकाल दो। मतलब कुछ अनवांटेड आपको दिख भी रहा है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने का नीड भी नहीं है कि n अगर इसको मानेंगे तो टोटल लिखोगे n इंटू में 10, x की जगह रिप्लेस करोगे n इंटू में 10, y की वैल्यू जब आप निकालोगे, y का समांतर माध्य आपको निकालना है तो उसके अपोन में y n वगैरह का इन्वॉल्वमेंट करके कंक्लूजन निकालोगे, तो उलझता है वो। चलो आगे आपके सामने एक सवाल है, इसने क्या कहा, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य है। आपको मीन बताना है स्टार्टिंग के जो 20 पॉजिटिव इवन नंबर हैं उनका। अब यहाँ से मैं एक छोटा सा आपको हिंट करना चाहूँगा कि जब भी कभी कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर यूँ कह लें समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। श्रेणी मतलब जिसमें कुछ पर्टिकुलर साइंस चलते हैं वो बनती है, और सीरीज जैसे हमने देखा था कोमा लगा करके बनाता है। आपको कह रहा समांतर स्टार्टिंग के 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य है। अब काम की बात थोड़ी सी आप सुनना, जब भी कभी कोई अर्थमेटिक सीरीज होती है उसका जो मीन या एवरेज निकाला जाता है, उसका जो एवरेज निकाला जाता है वो हमेशा ही आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से निकाल सकते हैं। प्रयास करता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, एग्जाम्पल से समझना इजी होगा। सबसे पहली शर्त क्या है, वो आपकी होनी चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, अगर मैं ये लिखूं 5 लगातार नंबर है मेरे पास, इनका क्या होगा, तो मैं बिना दिमाग लगाए कह सकता हूँ कि भाई 1 + 5 डिवाइड बाई 2 इसका कितना होगा, 3। देखना जरा, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14 और 1, 15, सबका सम 15 हो गया। 5 नंबर है, 15 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कैसे नंबर हैं, ये आपके लगातार नंबर चल रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको वो दे देता क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनका मीन या एवरेज आपसे पूछ लेता क्या होगा, तो आप कहते कि ये 2-2 के गैप से सीरीज चल रही है। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता कि गैप से मेंटेन हो, तो बिना कोई दिमाग लगाए आप कह देते कि भाई यहाँ से निकालोगे तो स्टार्टिंग की टर्म 2 है, लास्ट की टर्म 12 है, 2 का डिवीजन कर दोगे तो रिजल्ट कितना देगा, 7 दे देगा। ठीक, वैसे अगर आप ऐड करोगे तो देखना जरा, 12 और 8 20, 10 30, 30 10 40 और 2 42, 42 में 6 का भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका 7 निकल के आएगा। ठीक, ऐसे ही ओड नंबर होते, मान लो 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, 91 तक चल लिया। अब कैसे निकालें, सिंपल है भाई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 कर दो, 92 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 46 आ जाएगा। कुछ सोचने वाली बात नहीं होती है। ऐसे ही कोई सीरीज ऐसे चल रही हो, जैसे 4 है, इसमें 5 जोड़ दिया 9 आ गया, फिर 5 जोड़ा 14 आ गया, फिर 5 जोड़ दिया 19 आ गया, ऐसे ही कह देता 79। 5-5 के गैप से है, एवरेज बताओ, तो सिंपल कॉन्सेप्ट, 4 + 79 डिवाइड बाई क्या कर दो, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 80, 9 4 13, 83/2 करोगे तो 41.5, ये आपका रिजल्ट हो जाता। तो एक्चुअल में आपको यही चीज़ डेवलप करनी होती है। एक्स का सहारा लेकर के मैं आपको बताता तो हो सकता था ये आपको चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगती, इसलिए मैथ्स सीखने का एक तरीका ये भी होता है कि रिलेटिव तरीके से मैथ्स को सीखा जाए,
कि चीज़ों को रिलेट करवा के आपको जो आता है, जो आपको सबसे आसान चीज़ आती है उसको रिलेट करके चीज़ों को सीखेंगे तो ईजी होगा। चलो भाई, यहाँ पर आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई जब भी कभी, चाहे इवन नंबर की सीरीज हो, ओड नंबर की सीरीज हो, 5-5 के गैप से हो, 10 के गैप से हो, 50 के, 11 के, 17 के, किसी भी गैप से हो, हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख गई, इसका मतलब एवरेज वैल्यू आपकी होगी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम डिवाइड बाई 2। क्या कहा, सवाल पर आ जाते हैं। आप देखोगे कि भाई प्रथम 20 सम संख्याएं, तो पहली कितनी होगी 2, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी। अब एक बात बताओ, आपको लास्ट नहीं पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि टोटल टर्म 20 है, तो आप सब में से क्या करो, 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब कह सकते हो यहाँ पर 20 होना चाहिए था, क्योंकि 1 2 3 के हिसाब से सीरीज चलेगी। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझे पता चल रहा है कि लास्ट टर्म मेरी कितनी है, 40। ठीक, या फिर ऐसे समझ लो, 10 तक कितनी सम संख्याएं, 5। 1 से लेकर के 10 तक 5 सम संख्याएं, 5 विषम है। 20 तक आधी सम संख्याएं, आधी विषम संख्याएं। 100 तक आधी सम संख्या, आधी विषम संख्याएं। 44 तक इवन नंबर लेकर के चलना है। 44 तक 22 आपके इवन नंबर है, 22 आपके ओड नंबर है। तो इसने क्या कहा, स्टार्टिंग के 20 नंबर, तो 20 का डबल करोगे 40 है, मतलब स्टार्टिंग का नंबर आपके पास 2 आ गया, लास्ट का नंबर आपके पास 40 आ गया, और डिवीजन कर दोगे आप 2 का, तो रिजल्ट आपका क्या मेंटेन होगा, 21। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इनको क्या किया करें, आप अपनी नोटबुक वगैरह के अंदर मेंशन कर दें। इम्पोर्टेंट टास्क, अपना उद्देश्य सिर्फ यहाँ ये नहीं है कि कैसे भी करके उस क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया जाए, उसकी संभावनाओं के ऊपर काम करना। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो उनको भी एक्सप्लेन करना कि भाई इसको ऐसे सीख सकते हैं, और इस वे में सीखेंगे तो लंबे टाइम तक ध्यान से होगा। कोई वाहियात बात नहीं होगी कि ये ट्रिक रट लेना, इस पैटर्न की ये ट्रिक। एटलीस्ट सी सेट का जो सेक्शन होता है, उनके जो सवाल होते हैं, 60-70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई ट्रिक काम नहीं करती, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने उस सवाल को कितना इजी वे में अंडरस्टैंड किया। देखो, एक बंदर 2 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, ठीक है भाई, एक पोल 2 मीटर नहीं 12 मीटर। अब ये क्या कर रहा है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में 1 मीटर नीचे उतर आता है। क्या हुआ भाई, पहले 2 मीटर वो चढ़ा, फिर 1 मीटर वो नीचे आ गया, 1 मीटर नीचे आ गया, तो फाइनली क्या हुआ भाई, 1 मिनट के अंदर वो आपका ये चढ़ा और अगले 1 मिनट में गिरा। तो फाइनली उसने 2 मिनट के अंदर जो चढ़ाई की है, वो 2 मिनट के अंदर जो चढ़ाई की है वो कितने की है, 1 मीटर की। ठीक है, 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ जाता है। अब कई बच्चों को देख करके लग सकता है कि सर अच्छा ऐसा है, तो इसका मतलब यहाँ 12 मीटर ऊंचा खंबा है। 1 मिनट सही कर किया ना, पहले 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले 1 मिनट के अंदर, सॉरी पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में, ठीक है, 1 मीटर नीचे आ जाता है। एक देख करके ये लगता है कि 2 मिनट के अंदर वो 1 मीटर चढ़ेगा। पोल कितने का है, 12 मीटर का, 12 से गुणा कर दोगे तो 24 मिनट निकल के आएंगे। तो यहाँ पर 24 मिनट आंसर नहीं है। ठीक है, इस वे के अंदर कर भी नहीं सकते। रीज़न क्या है, ये दूसरी मिनट कहाँ ख़त्म होती है, जब वो नीचे आता है। ऐसे ही अगले 2 मिनट में, तीसरे मिनट में ऊपर चढ़ेगा, चौथे मिनट में नीचे आएगा। अगर आप सीधे सीधे इसको 12 से गुणा कर देंगे कि 12 मीटर चढ़ गया, लेकिन क्या हुआ 24 मिनट, तो जैसे ही आपका दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां मिनट होता है, उसमें तो वो नीचे गिरता है। तो इसका मतलब चढ़ा कैसे होगा। तो आप हमेशा क्या करें, 12 मीटर का पोल है, एक बार में वो 2 मीटर चढ़ता है, इसका मतलब उसने लास्ट छलांग के अंदर उसने दूरी कितनी तय की होगी, 2 मीटर। इस बात का ध्यान रखना, बस खेल इसी चीज का है। ठीक, बाकी अगर नहीं समझ में आए तो एक छोटा एग्जाम्पल लेकर के आप इसको डील करना, रटने का प्रयास नहीं करना। देखो, आखिरी छलांग के अंदर वो 2 मीटर की छलांग तो वो लगा ही सकता है, आखिरी छलांग में वो 2 मीटर चढ़ेगा। इसका मतलब इसको कैसे भी करके आप 10 मीटर तक चढ़ा दो, कैसे भी करके इसको 10 मीटर तक चढ़ा दो। 10 मीटर चढ़ने के बाद अगली छलांग वो 2 मीटर की जैसे ही लगाएगा, तुरंत के तुरंत इसके टॉप पर पहुंच जाएगा।
तो लास्ट छलांग 2 मीटर की लगनी तय है और उसके अंदर टाइम आपका 1 मिनट लगना तय है। अब सारा खेल इसका है, इसमें देखना क्या होगा, 1 मिनट के अंदर 2 मीटर चढ़ा, अगले 1 मिनट में गिर गया, तो यहाँ 2 मिनट के अंदर वो 1 मीटर असल में देखा जाए तो ऊपर चढ़ा, अगले मिनट के अंदर वो ऊपर चढ़ेगा 2 मीटर, फिर नीचे गिर जाएगा 1 मीटर। तो हमें 10 मीटर तक तो इसे ऐसे ही चढ़ाना पड़ेगा। तो कितने मिनट लग जाएंगे? 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर ये स्टोरी सोचना ध्यान से, 9 मीटर पर आ गया होगा वो, उसके बाद छलांग लगाई, 11 मीटर पर चला गया, 1 मीटर नीचे आ गया फिर से अगले मिनट में। अब वो क्या है, 20 मिनट के अंदर यहां बैठा है और अगले ही मिनट के अंदर वो 2 मीटर की छलांग लगाएगा, अगले 1 मिनट में 2 मीटर की छलांग लगाएगा और 12 मीटर की दूरी कवर कर देगा। तो उसे टाइम कितना लगा? 5 मिनट, सॉरी 21 मिनट। अब कुछ बच्चों को ऊपर से सवाल चला गया होगा, अब पोल क्या करें आप? 12 मीटर का ना लें, ये एक्सपेरिमेंट करें आप छोटे पोल के लिए, कि आपको ये लग रहा था कि भाई 12 मीटर का पोल है तो ऊपर चढ़ने गिरने की जो प्रोसेस है 1 मीटर के लिए 2 मिनट लगते हैं, तो 24 आंसर आना चाहिए था। नहीं, आप क्या करो, कोई छोटा पोल मान के देखो, कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होंगे। आपने मान लिया 5 मीटर का पोल है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और मैंने मान लिया 5 मीटर। 5 मीटर का पोल है, 1 मिनट में वो यहाँ जाएगा, इस पॉइंट पर चला गया, अगले 1 मिनट में वो यहाँ आ जाएगा, आ गया। टाइम क्या कितना लगा? इस दूरी तक पहुँचने में 2 मिनट। अगले 1 मिनट में वो यहाँ चला गया, फिर उससे अगले 1 मिनट में नीचे फिसल के आ गया, यहाँ से यहाँ जाने में भी उसे 2 मिनट लग गए। अगेन देखना, अगले यहाँ पहुँच चुका है, 2 मीटर ऊपर जाएगा 1 मिनट में, फिर अगले में 1 मीटर नीचे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी उसे 2 मिनट का टाइम लग गया। अगले छलांग के अंदर वो पहुँच गया, इसका मतलब ये छलांग उसने 1 मिनट में 2 मीटर की लगाई थी। अब वो फिसलेगा, फिसले क्यों होगा? वो टॉप पर पहुँच चुका है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आया यहाँ से? ये वाला 2, 4, 6 और 1 7 मिनट। और देखने में क्या लगता है कि 5 मीटर का जो पोल है उसके ऊपर चढ़ेगा तो 10 मिनट लगेंगे, नहीं। तो इस हिसाब से आप इन सवालों को रिलेट करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यही पोल हमारा क्या होता, 12 मीटर का होता, तो हम लास्ट के 2 मीटर तो एज इट इज छोड़ देते कि 1 मिनट में चढ़ ही जाएगा। 2 मीटर हो गए तो फिर नीचे कितने बचे आपके? कुल मिलाकर के 10 मीटर ये बचे। हर 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ेगा तो 20 मिनट 10 मीटर चढ़ने में लग गए। अब यहाँ पर बैठा है, अगले 1 मिनट में छलांग लगा देगा तो रिजल्ट कितना आ गया? 21 मिनट। ये अप्रोच होती है इन क्वेश्चंस को डील करने की। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलो भाई आगे फिर देखना क्या कहा इसने। आपको गिवन है एक नंबर 60, 180, 60, 180, 90, देन 270, देन आपको गिवन है क्वेश्चन मार्क एंड देन वैल्यू 405। पूछ रहा है कि जो आपका मिसिंग नंबर है, लुप्त संख्या है, वो क्या होगी? दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मिसिंग नंबर है वो आपसे पूछ रहा है। इजी सा सवाल है। कैसे भाई? ऑब्जर्व करते हो कुछ सीधे सीधे पकड़ में आ रहा है ना। देखो 60 को 3 से गुणा किया है 180 और उसका क्या कर दिया है? हाफ कर दिया, 90 आ गया। 90 को क्या किया है? 3 से गुणा किया है, इसका मतलब अगले में क्या करेगा? 270 बन गया, हाफ करेगा तो 135। उससे अगली टर्म में क्या कर देगा वो? फिर से 3 गुणा, जस्टिफाई हो गया। तो इसका मतलब 135 आपका रिजल्ट निकल के आ गया। आसान सवाल था, इसमें कोई मुश्किल थी नहीं किसी भी प्रकार की। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज चैप्टर या आयु चैप्टर से लिया गया है। क्या कहा? पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दुगुनी है। 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु। क्या करना था भाई? सिंपल सवाल है, एकदम बेसिक तरीके से सोचो। एक है फादर और इसके हैं 2 सन। एक बेटे की उम्र हमने मान ली x साल, तो दूसरे की भी कितनी हो गई? x साल। क्या कह रहा है? दोनों पुत्रों की आयु के योग की दुगुनी। इसका मतलब इनकी दोनों की एज 2x है, तो इसका जस्ट डबल कितना होगा? फादर की एज।
4x हो गया। ये हम बात कब की कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, कि असल में ऐसा है 20 साल के बाद क्या हुआ, 20 साल के बाद इसकी उम्र 20 साल बढ़ गई, तो इसकी एज कितनी हो गई 40 प्लस का x हो गई। इन दोनों की एज क्या होगी 20-20 साल बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी, तो इनकी एज कितनी आ गई x प्लस एक्स 2x और प्लस का 40 हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि 20 साल के बाद ऐसा हुआ है दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर, इक्वल कर दो भाई। ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, ये 4x आपका आया था ना, गलत लिख दिया मैंने, इसकी ये 4x थी प्लस 20 साल लिखा, ठीक है, ये 2x प्लस 40 सही है। ये 2x आपका इधर आ जाएगा, 2x बचेगा, 20 उधर चला जाएगा, 20 आ गया, x की वैल्यू कितनी है 10। क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, x की वैल्यू 10, तो 40 वर्ष। ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया रिजल्ट। एकदम इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखना जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में कर सकते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा करेंगे। देखो टाइम एंड वर्क में एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि टोटल वर्क जो है आपका वो टाइम इनटू में इफिशियंसी से निकलता है। अगर आप मुझे कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि चैप्टर भी नहीं देखा लेकिन आपने इस टाइप की सीरीज़ देखी है, तो उसमें भी मैंने शुरुआत में ये चीज़ें कवर करवा रखी हैं। कन्फ्यूजन है तो सर्च कर लेना, कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि सर से ही पढ़ना है तो आप ऐसा करो, वो चैप्टर का नाम डालो, आगे डाल दो वासु सर, इतने में आपको यूट्यूब के ऊपर वैसे सेशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो टोटल वर्क टाइम इनटू इफिशियंसी होता है, और इसमें एक बात और चलती है जो इसी से बनती है, मैन 1 टाइम 1 इफिशियंसी 1 अपॉन में इनका वर्क 1, इन्हीं का जो काम, और ये इक्वल में होता है आपका मैन 2 टाइम 2 इफिशियंसी 2 अपॉन में वर्क 2। ये टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना होता है आपको, बना ये इसी से है। अब इसने एक तो बात कही कि 3 आदमी, तो 3 आदमी, एक आदमी की इफिशियंसी या दक्षता मैं m मानता हूँ, और या कह रहा है कि 7 औरतें, कि या तो 3 आदमियों को लगा दो काम पर या 7 औरतों को लगा दो, सबकी इफिशियंसी सेम होगी तभी तो बात बनेगी। 3 आदमी जितना काम करेंगे उतना 7 औरतें करेंगी, तो वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो इनकी इफिशियंसी का रेशो लिखोगे, m की इफिशियंसी m मानी, w को ले आओ भाई इधर, तो ये बचेगा 7/3। आदमी की क्षमता 7 है तो औरत की 3 है, कि अगर आदमी हर रोज़ 7 पेड़ लगाता है तो औरत 3 लगाएगी, तो जब हम 3 ही आदमी रखेंगे तो 3 गुणा 7 21 पेड़ लगाएंगे, 7 औरतें रखेंगे तो औरत 3 पेड़ लगाती है, तो 7 गुणा 3 21, इस वजह से बैलेंस होता है। ठीक, अब ये क्या करें 32 दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो मैंने क्या किया 3 आदमी ले लिए और काम कितने दिन में करवा लिया मैंने 32 दिन में, और क्या कह रहा है यही काम आपको करवाना किससे 7 आदमी और 5 औरतों से, और आपसे पूछ रहा है कितने दिन में ये काम पूरा होगा। यही काम पूरा करने की इससे दुगुना, सॉरी इससे जस्ट डबल, मतलब ये अगर आपका एक काम था तो इसका जस्ट डबल इनको करना है, एक काम था तो इसका जस्ट डबल यहाँ पर इनका काम लिखा जाएगा। वैल्यू रख दो भाई, ये इतना लंबा चौड़ा खींचना था नहीं वैसे, तो यहाँ पर आदमी की जगह कितनी आ जाएगी, उसकी क्षमता कितनी है 7। अब देखो आदमी की 7 आएगी, 7 7 49, 5 गुणा 3 15, 49 में 15 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 64, 32 से काटोगे 2 बार, 2 से 2 कट गया, 7 गुणा में 21, 3 21 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमारा रिजल्ट हो गया। ये बहुत इजी कैटेगरी के होते हैं कि एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं लिखना होता है, इफिशियंसी रिलेट करवाया, वापस से वही जो बात कह रहा था उसको अप्लाई किया और आपका रिजल्ट आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। देखो क्या कहा, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, या तो ऐसे चल रही होंगी या फिर क्या होगा आमने सामने चल रही है। विपरीत का मतलब एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, या फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने, इसका मुंह नॉर्थ की तरफ है तो इसका साउथ की तरफ होगा,
या फिर इसका साउथ की तरफ है तो इसका नॉर्थ की तरफ। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये होता है। 35 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे। तो देखो मिलने के कितने समय बाद टाइम निकालना है, तो टाइम का सीधा सा लॉजिक है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जब भी कभी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों अपनी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। तो इसका मतलब 127 + 98 क्रॉस करना पड़ेगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर में एकदम बेसिक के साथ मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है। फिर इनकी काम करेगी स्पीड रिलेटिव। तो स्पीड आमने सामने आ रही है या ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐड हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डेटा मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो दोनों को ऐड तो कर दिया आपने, 35 को और 55 को आपने ऐड तो कर दिया, लेकिन ये बना क्या 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो गुणा कर दो 5/18 से, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। नहीं ध्यान रहता तो ऐसा समझना, इनटू में 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, अपोन में 1 आवर है तो उसकी जगह 3600 सेकंड, 60 मिनट गुणा में उसका 60 सेकंड, 20 कट जाएगा, 10/36 5/18 आ जाएगा। याद रखना या रटने की नीड नहीं है, जो डेटा दिया होता है उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके इस बात को अप्लाई कर दे जाते हैं। 18 से कैंसिल आउट करोगे 5 बार तो असल में देखा जाए तो स्पीड कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। अब यहां से देखना, असल में एग्जाम में सवाल आप ऐसे डील कर सकते थे कि टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस जोड़ लेते, ऐड करते डिस्टेंस, तो कितनी आती 8 और 7 आपका 15, 9 2 11 और 1 आपका 12, 1 1 2 225 मीटर है। स्पीड को ऐड करते 55 और 35 90 हो गया, एक जस्ट कन्वर्ट करते तो यहाँ पर कितना आ जाता 25। ये मीटर दूरी है, ये मीटर पर सेकंड है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, 9 बार कैंसिल आउट हुआ तो इसका मतलब 9 सेकंड यहाँ पर आपको टाइम लगेगा। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखना एक सवाल आपके सामने दिया गया है अलजेब्रा का, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर अलजेब्रा का। देखना क्या कह रहा है इसके अंदर। इसमें इसने कहा कि x³ + y³ बराबर 35 है। फिर इसने कहा कि x इंटू में जो y है इसकी वैल्यू है 6। x आपका बड़ा है किससे y से, और आपसे पूछा है x - y की वैल्यू क्या होगी। एक तो तरीका ये है कि भाई आपको इसका फॉर्मूला पता हो कि x³ + y³ क्या होता है आपका, x + y ब्रैकेट में x² माइनस का xy + y² होता है। अब आपके पास xy की वैल्यू है, x² + y² की वैल्यू है, x + y की वैल्यू नहीं है, उसको निकाल करके लाना पड़ेगा। तो सवाल क्या आपका उलझ जाता है। सबसे सटीक और आसान तरीका ये रहेगा कि आप कुछ कॉमन सेंस लगाएं कि यार दो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। 6 कब आ सकता है 6 इंटू में 1, लेकिन 6 का क्यूब तो 216 है, बहुत आगे चला गया। और क्या कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन है x को y से बड़ा लेना है तो 3 गुणा में 2, 3 का स्क्वायर 27, 2 का स्क्वायर 8, बात जस्टिफाई, ये करेक्ट है। करेक्ट है तो 3 - 2 का रिजल्ट ये कितना दे देगा आपको, सीधे सीधे 1। तो एक ऑप्शन ये है आपके पास कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप एटलीस्ट प्रयास तो करें कि इनको कैसे डील किया जाएगा। फॉर्मूला आता तो अच्छी बात है, लेकिन अमूमन यही बात देखने में आई है कि जहाँ जहाँ सी सेट का सेक्शन क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो स्टूडेंट वहाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता। और सही बात भी यार, एफर्ट क्यों डालोगे, एक बात बताओ, अगर नेचर ही उसका क्वालिफाइंग है तो आप अपनी व्यवस्था बना के देखो। हाँ, अगर उसके मार्क्स जुड़ते जैसा कि पहले यूपीएससी के अंदर हुआ करता था लगभग 2014-15 के अराउंड, तो उस केसेस के अंदर क्या था, वहाँ तक के दौर के अंदर स्टूडेंट सी सेट पर बहुत ज़्यादा जान डालता था कि इसके अंदर स्कोर है वो इजी वे में बढ़ जाएगा, जीएस के सेक्शन में इतना इजी बढ़ेगा नहीं। तो आपके भी अगर सी सेट का सेक्शन है, मार्क्स नहीं ऐड होते हैं तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है। मार्क्स ऐड होते हैं तो इसका मतलब फिर आपको थोड़ा सा सीरियस होकर के देखना होगा। बाकी ऐसा है कि मेरा प्रयास ये रहता है कि बच्चे को जो भी वो रटता है उन चीज़ों से उसका छुटकारा हो जाए और वो सीधे सीधे बातों को अंडरस्टैंड करें। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, तो मुझे उम्मीद है ये होमवर्क आप कर देंगे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
इनकी पीडीएफ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का चैनल है, चैनल का नाम है वासु स्टडी IQ। इसके अलावा नीचे जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। एक बात और दे रखी है वहाँ पर इंस्टाग्राम की। कई बार स्टूडेंट क्या है, डाउट्स वगैरह के अलावा भी कोई सजेशन की नीड होती है, तो फिर आप मुझे वासु_गोदारा यहाँ इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी टाइप का अगर आपका सजेशन है तो भी मैं कमेंट भी देख लेता हूँ। वैसे तो यूट्यूब के ऊपर ही देखता हूँ मैं कमेंट्स वगैरह, किसी बच्चे ने किए हैं तो विदिन 1 और 2 डेज़ के अंदर जैसे ही सेशन अपलोड हो जाता है आप कमेंट कर दें। ठीक लगता है तो भी कमेंट करें, आपके कोई सजेशंस हैं तो भी आप अपने रख सकते हैं। चलो भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।